भूकंप एक ऐसी भौगोलिक या पर्यावरणीय घटना है जिसके कारण अपार धन जन की क्षति होती है, भूदृश्य परिवर्तित हो जाते हैं और विशेष रूप से वहाँ का प्राकृतिक भूदृश्य और मानवकृत भूदृश्य। इसलिए भूकंप लोगों, सरकारों तथा नियोजकों के लिए एक आकर्षण का बिंदु बन गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि भूकंप इस पृथ्वी पर आकर किस तरह से तबाही करता है और उसकी विनाश लीला कैसे होती है। भूकंप यदि समुद्र में आया तो उससे सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं 3-4 मीटर ऊंची, जो कि नौकायन को नष्ट करती हैं और तट रेखा पर आकर विशेष रूप से वहाँ की बस्तियों को और वहाँ के भूदृश्यों को परिवर्तित करती हैं। इस चीज़ को, सुनामी के प्रभाव, कारण और वितरण को हम लोग एक अलग वीडियो एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने यह एक अलग से चैप्टर ही दे दिया है और विशेष रूप से पूरी दुनिया के हर कोर्स में डिजास्टर मैनेजमेंट में सुनामी को विशेष स्थान दिया गया है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर यह भूकंप स्थल पर आया, स्थल में 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो माउंटेन हो सकता है, या तो प्लेन हो सकता है, या तो प्लेटो। तो माउंटेन पर अगर ये भूकंप आया तो वहाँ पर बहुत लंबे पैमाने पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, ज़मीन खिसक कर नीचे आती है। जहाँ से लैंड खिसकता है और जहाँ पर आता है, दोनों पर अधिक तबाही होती है, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड के अलग वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से भूकंप यदि प्लेटो पठार पर आया, मैदान में आया, तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे हाल के वर्षों में न्यूजीलैंड में कुछ क्रैक डेवलप हो रहे हैं और इसी तरह से अफ्रीका की भ्रंश घाटी के सहारे नए नए क्रैक डेवलप हो रहे हैं। जैसे नैरोबी नरोक हाईवे ही नष्ट हो गया है। इस तरह से भूकंप जनित क्रैक्स डेवलप होते रहते हैं और यह भूकंप किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो महासागर हो, चाहे स्थल का पहाड़ हो, चाहे स्थल पर पठार या मैदान हो। अब भूकंप में इतनी चीज़ें हैं जिसको आप परीक्षा में लिखेंगे या आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन भूकंप पर हम सोचते हैं एक विश्व स्तर पर शास्त्रार्थ होना चाहिए। कारण अभी इन प्रश्नों को लेके हम खुद ही अंधेरे में हैं, तो कोई न कोई तो प्रकाश दिखाएगा ही। जैसे एक प्रश्न है कि अर्थक्वेक्स जनरली अकर इन मॉर्निंग। भूकंप की रिपोर्ट जब कभी आप पढ़े होंगे, यह सामान्य रूप से सुबह 4 बजे से और 7-8 बजे तक आता है। क्यों ऐसा है, अभी हम इस क्षेत्र में अननोन है, हमको इसकी जानकारी नहीं है। एक बार जरूर निकला था कि सन कैन हेल्प प्रेडिक्ट अर्थक्वेक। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद हमको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब कि भूकंप का संबंध सूर्य से भी कुछ है, लेकिन अभी तक सेस्मोलॉजिस्ट ऐसा कुछ इशारा नहीं कर रहे हैं। वो केवल भूकंप को पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर या अंतराल से ही जोड़ रहे हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि रेन अकर्स आफ्टर अर्थक्वेक। भूकंप जब कहीं आएगा तो उसके पश्चात वर्षा जरूर होगी, चाहे वो भुज का भूकंप हो, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप हो, उसके ठीक बाद बारिश होगी। क्यों बारिश होती है? इसका मतलब हुआ कि भूकंप में PSL वेव निश्चित रूप से पृथ्वी को प्रभावित करने के बाद वायुमंडल में जाती होंगी और उनका रोल संघनन में भी होता होगा और इसीलिए बारिश होती है और प्रकृति लोगों को भिगो भिगो के मारती है। अर्थात भूकंप से पीड़ित लोगों को जो घर से सामान निकालकर भाग रहे हैं, उन पर बारिश का दूसरा कहर ढाता है। ऐसा क्यों है, इसके लिए भी अनुसंधान जरूरी है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि अर्थक्वेक्स बिटवीन मिड जून एंड मिड दिसंबर
आर मोस्ट डिजास्टरस। मध्य जून और मध्य दिसंबर के बीच आए भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ऐसी रिपोर्ट कैलिफोर्निया के एक सामान्य व्यक्ति जो न्यूज़पेपर पढ़ते समय कैंची से कटिंग रख लेता था सब भूकंप की, बस उसने उसको सिंप्लीफाई कर एक टेबल बनाकर और निर्णय लिया कि मध्य जून से मध्य दिसंबर के भूकंप बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। अर्थात हम तो इतना ही पहुंच पाए कि उस समय सूरज दक्षिणायन होता है, अर्थात 21 जून के बाद 22 दिसंबर तक सूरज दक्षिणमुखी होता है और उसकी यात्रा कर्क से मकर के बीच होती है। तो क्या वो अधिक विनाशकारी होते हैं? इसका मतलब हुआ कि सूरज का संबंध फिर भूकंप से है। इसलिए सेस्मोलॉजिस्ट को इस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। एक और प्रश्न है कि बिफोर अराइवल ऑफ पी वेव्स सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, रैट्स, स्नेक्स फील अर्थक्वेक। अर्थात हमारा सेस्मोग्राफ PSL वेव का मापन तो कर लेता है, लेकिन पी वेव के पहले भी कुछ माइक्रोवेव आते हैं जिसको सेस्मोग्राफ नहीं मापन कर पाता। उसके पास वह कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मैन मेड है, वह तो मानवकृत है। सही पूछिए तो कैपेसिटी प्रकृति में है, और प्रकृति में कुत्ता, चूहा और सांप पी वेव से भी माइक्रोवेव को सेंस कर लेता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भुज में भूकंप आने के थोड़ा पहले, कुछ मिनट पहले, कुत्ते ने अपनी मालकिन की साड़ी दांत से पकड़कर खींचकर और सड़क पर कर दिया, और इसके बाद भूकंप आया और भवन ढह गया। इसको कहते हैं वफादार कुत्ता। इसका मतलब कुत्ते को फील हो गई थी। कैसे, इसको हमको जानने की ज़रूरत है। और इसी तरह से चूहा भी अपनी बिल से निकल भागता है। इसका मतलब पी वेव से भी माइक्रोवेव वो फील कर जाता है। और आप इसको अध्यात्म से भी जोड़ सकते हैं कि गणेश भगवान को क्या और कोई सवारी नहीं थी दुनिया में, घोड़े थे, रथ थे, लेकिन उन्होंने अपनी सवारी चूहा को ही क्यों चुना? अर्थात वो जानते थे, क्योंकि गणेश जी शुगर के भी तो पेशेंट हैं ना, लड्डू बहुत खाते थे, और इसीलिए उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कैथ जामुन भी खाने लगे। वो तो दवा थी, लेकिन लड्डू की आदत नहीं गई। शरीर भारी था, सूंड भी लंबी थी, और यदि भूकंप में सब भागने लगे तो वो कैसे भागते? भारी पेट, सूंड कहीं दरवाजे में फंस गई तब। इसलिए उनकी मजबूरी थी कि वो चूहे को चुने। और चूहा की खासियत क्या है कि वो पहले ही कुछ मिनट पहले सेंस करके और कहता है, मालिक, हे गणेश जी प्रभु, आप अब भाग चलिए, क्योंकि आपकी स्पीड स्लो है। भाग जाते थे। तो क्या चूहा इको फ्रेंडली है, पारिस्थितिक मैत्री है? चूहा एक कीमती संपदा है, प्रकृति की धरोहर है या नहीं? लेकिन हम लोग चूहा मार दवा लंबे पैमाने पर तैयार कर रहे हैं। यह महापाप है, प्रकृति के साथ अन्याय है। हमको तो चाहिए चूहा की पूजा करें, पूजा ही नहीं करें, चूहा का थोड़ा सा चमड़ा कहीं से निकाल लें, उसके पैर छूकर परमिशन ले करके, ताकि वो भी स्वस्थ रहे। उस चमड़े को प्लास्टिक सर्जरी से अपनी पीठ में कहीं पर ट्रांसप्लांट करा दें, तो क्या इसका परिणाम होगा? हमारा उतना चूहे का लगाया हुआ चमड़ा लाइव रहेगा टिश्यू कल्चर के तहत, और फील कर लेगा कौन वेव को? पी वेव के पहले वाली वेव। बस थोड़ा टाइम निकल भागिए भूकंप से सुरक्षित। इसलिए आज से संकल्प लीजिए आप कि चूहा को कभी नहीं मारेंगे। हाँ, वो आपका नुकसान कर सकता है, आपकी किताब जरूर काट देगा, लेकिन उसके लिए सावधान रखिए।
क्योंकि एक चूहा मार देना आपके लिए आसान है, लेकिन एक चूहा बना देना शायद हम आप नहीं कर पाएंगे। ये महामाया प्रकृति ही कर सकती है। तो आज से संकल्प लीजिए कि चूहे को मत मारिए, और सांप भी नहीं मारना चाहिए। सांप को किसने चुना? सांप को शंकर जी ने चुना, गणेश जी के पिताजी। गणेश जी तो आलसी थे ही, हमको लग रहा है उनके पिता भगवान भोलेनाथ महाआलसी थे क्या? वो योग निद्रा में समा गए तो उनको पता ही नहीं है। और वो कहाँ के निवासी थे? पहाड़ के कि पठार के मैदान के? आप टिक लगा सकते हैं, कैलाश पर्वत के। और कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? हिमालय की सबसे ज़्यादा संवेदनशील भूकंपीय पेटी में। बस समा गए भोलेनाथ योग निद्रा में। अब चाहे भूकंप आए चाहे जो, उनको कोई खबर ही नहीं है। इसीलिए उनके पास क्या सोने का हार और अच्छे अच्छे आभूषण नहीं थे क्या? ऐसा नहीं है, सब थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक चुना किसको? सांप को। और सांप को अपने पास नहीं बैठाया, गले में लगाया। क्यों? क्योंकि सांप की विशेषता है, अभी चाइना में जो रिसर्च हुआ है कि भूकंप आने के 12 दिन पहले कुछ वेव ऐसी निकलती हैं, पी वेव से भी माइक्रोवेव, जिसको सांप समझ जाता है और अपनी बिल से निकलकर भागता है, हरकतें करता है। तो बस भगवान भोलेनाथ कितना नॉलेज वाले थे और कितना इको फ्रेंडली थे, उन्होंने सांप को ही अपने गले लगा रखा। क्योंकि 12 दिन पहले अगर सांप शरारत किया तो भोलेनाथ जान गए कि कुल मिला के अब भूकंप का खतरा है, चलो यहाँ से फरार हो जाएं। इसलिए यह सांप चुना गया किसके द्वारा? शंकर जी के द्वारा। इस तरह से भूकंप के पूर्वानुमान के बहुत तरीके हैं, लेकिन प्रकृति में है। जबकि हमारा इंसान भी आज भूकंप के पूर्वानुमान के लिए प्रयासरत है। इतना ज़रूर है कि इस चूहा में और इस सांप में अनबन रहती है, आप इसको जानते होंगे। अगर चूहा सांप को मिल जाए तो सांप क्या व्यवहार करेगा? खा जाएगा। देखिए, दुश्मनी चलती थी पहले भी देवताओं के बीच में, यह गणेश जी का, यह शंकर जी का। तो कहाँ बाप बेटे में ही पटती थी, बाप बेटे में नहीं पटती थी। गणेश जी का मौका पाते ही गर्दन काट दिए थे कौन? शंकर जी। तो अगर पिताजी ने बेटे का गर्दन काट दिया तो क्यों ना उनका साधन इसको खा जाए। इस तरह से ये पारिवारिक दुश्मनी पहले भी चलती थी, लेकिन सब सिद्धहस्त थे, योगी थे और सब समाज का और प्रकृति का कल्याण करने वाले थे। इन प्रश्नों के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिल पाया। यदि किसी को इनका उत्तर मिले तो हम उससे जानना चाहेंगे।